जय हिंद मित्रों, नमस्कार। चक्रव्यूह में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा सिंधु घाटी सभ्यता की, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन की। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व हड़प्पा काल, जो 3300 से 2500 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है, ये नेचर जो पत्रिका पब्लिश होती है उसमें एक रिसर्च पेपर छपा था, जिसमें कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को कम से कम 8000 साल पुराना जो है माना गया है। भारत का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता से पूरी तरह से जुड़ा रहा है और यूं कहें कि भारत का इतिहास वहीं से शुरू होता है, जिसे हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। यह करीब 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में स्थित था। वर्तमान में जो सिंधु घाटी सभ्यता के साइट्स मिले हैं वो पाकिस्तान में हैं और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में फैले हुए हैं। खोज से ये भी पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया, चीन जैसी सभ्यताओं से ज्यादा उन्नत और विकसित सभ्यता थी। इस सभ्यता का विकास सिंधु और घग्गर हकड़ा नदी के किनारे हुआ था। घग्गर और हकड़ा नदी को प्राचीन सरस्वती नदी भी माना जाता है, जो लुप्त हो गई थी। मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा हो, लोथल हो, धौलवीरा हो, राखीगढ़ी हो या हड़प्पा, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के समय मुख्य केंद्र थे, नगर माने जाते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में एक गांव, बड़े गांव भिराड़ा है। वहां 2014 में सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक के सबसे प्राचीन नगर को खोजा गया है। बताया जाता है कि इसकी स्थापना करीब 7570 ईसा पूर्व हुई होगी। क्या कहते हैं पुरातत्वविद और इतिहासकार, ये जानना बहुत जरूरी है। पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता बेहद विकसित सभ्यता थी और इसके शहर अनेकों बार बसे और उजड़े। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से जो अवशेष मिले हैं, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे दो प्राचीनतम नगरों की खोज हुई है। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सन 1920 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण बताए गए हैं। पहला चरण, जिसे प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता कहा जाता है, जो 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के बीच थी। दूसरा चरण, जो उससे ज्यादा विकसित थी, जिसे परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता कहा गया है। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच थी। इसी प्रकार उत्तर हड़प्पाई सभ्यता, अर्थात जब उसका अवसान हो रहा था, इसका कार्यकाल 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक माना गया है। अब मैं डिटेल में आऊं तो जो प्रारंभिक हड़प्पा चरण की बात कही गई है, प्रारंभिक हड़प्पाई चरण हाकरा चरण से संबंधित है। हाकड़ा, वही जो घग्गर हाकड़ा नदी है, वहां पर ये चिन्हित किया गया है इलाका। हड़प्पाई लिपि का जो प्रथम उदाहरण है वो लगभग 3000 ईसा पूर्व के समय का मिलता है। प्रारंभिक चरण की विशेषता ये है कि इस चरण में एक केंद्रीय इकाई भी हड़प्पा में देखने को मिलती है, जिसमें विकसित नगर के गुण मिलते हैं। हड़प्पा काल में व्यापार का क्षेत्र भी काफी विकसित हो गया था और खेती के भी काफी प्रमाण मिले हैं। उस समय मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की, कपास वगैरह की खेती होती थी। अब मैं बात करूं परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता की, तो कोदजी नामक एक स्थान से परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता का चरण का पता चलता है। 2800 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी की सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के आने तक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता में बड़े बड़े नगरीय केंद्र बन चुके थे, जैसे कि हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, ऐसे नगर बने थे और इन नगरों के अवशेष वर्तमान पाकिस्तान में
और भारत के गुजरात राज्य के लोथल में भी पाए गए हैं। अब मैं बात करूं उत्तर हड़प्पाई सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ 1800 ईसा पूर्व से माना जाता है। 1700 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुके थे, परंतु प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में इसके तत्व देखे जा सकते हैं। कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार उत्तर हड़प्पा काल का अंतिम समय 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक बताया गया है। अब आइए इसके विकास के इतिहास को समझते हैं। इसमें नगरीय योजना का काफी विन्यास हुआ था, अर्थात नगरीय योजना का लेआउट देखने को मिलता है। हड़प्पाई सभ्यता अपने नगरीय योजना प्रणाली के लिए भी जानी जाती है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग हुआ करते थे, जो नगर के ऊंचाई वाले क्षेत्र में होते थे, जिसमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते रहे होंगे। दुर्ग के नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे, जिसमें सामान्य लोग निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली का विकास हुआ था। ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे के समकोण काटती थी। अन्य भंडारों के निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की भी विशेषता मानी जाती है, अर्थात पक्की ईंटों से मकान बनाए जाते थे, क्योंकि उस समय मिस्र में मकानों का निर्माण शुष्क ईंटों से होता था, अर्थात सूखे ईंटों से होता था। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की प्रणाली भी विकसित की गई थी। हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्नानागार और आंगन भी मिलता है। कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं भी पाए गए हैं। कुछ स्थान जैसे कि लोथल और धौलावीरा में जो उसका लेआउट है देखने से पता चलता है कि बहुत मजबूत बनाए गए थे और नगर दीवारों द्वारा अलग अलग भागों में बांटकर कमरे भी बनाए गए थे। अब मैं बात करता हूँ हड़प्पा सभ्यता में कृषि और पशुपालन की। हड़प्पाई गांव मुख्य रूप से प्लेन मैदानों के पास स्थित थे, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते रहे होंगे। गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि के उत्पादन का उल्लेख मिलता है। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के भी संकेत मिले हैं, लेकिन चावल के उत्पादन के संकेत बहुत कम मिलते हैं। माना यह भी जाता है कि सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने ही सबसे पहले कपास की खेती शुरू की थी। मूर्तियों से भी कई साक्ष्य मिले हैं। मोहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले हैं तथा पुरातात्विक खुदाई में बैलों के जुते हुए खेत के साक्ष्य भी बताए जाते हैं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थान अर्ध शुष्क क्षेत्रों में थे, जहां खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। नहरों के अवशेष हड़प्पाई स्थल अफगानिस्तान के सुरतगुई में पाए गए हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में ऐसी व्यवस्था के निशान नहीं मिले हैं। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। घोड़े के साक्ष्य मोहनजोदाड़ो और लोथल की टेराकोटा की मूर्तियों से मिले हैं। हालांकि हड़प्पाई संस्कृति किसी भी स्थिति में अश्व केंद्रित नहीं थी। बैलों, गाय आदि की मूर्तियां व निशान पशुपालन के संकेत करते हैं। अब मैं अर्थव्यवस्था की बात करता हूँ। अनगिनत संख्या में मिली मोहरें, एक समान लिपि, वजन और मापने की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में भी पता चलता है। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातु, सीप या शंख का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा के उपयोग के कोई निशान नहीं मिलते हैं, इसलिए अंदाजा लगाया गया है कि व्यापार के लिए उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद रही होगी। अरब सागर के तट पर उनके पास नौका व्यवस्था भी थी, इसके भी मौजूद होने के सबूत मिले हैं। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी, जहां से प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार होता रहा होगा। दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध थे। हड़प्पाई प्राचीन लैपिस लाजुली मार्ग से भी
व्यापार करते थे, जो संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था। अब मैं शिल्प कला की बात करूं तो हड़प्पाई कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि जानते थे, उनके उपयोग से भली भांति परिचित थे। संभवतः तांबा राजस्थान की खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता रहा होगा और टिन अफगानिस्तान से लाया जाता रहा होगा। बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे बहुत सी वस्तुओं पर पाए गए हैं। बड़ी बड़ी ईंट निर्मित संरचनाओं से राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का भी पता चलता है। हड़प्पाई नाव बनाने की विधि, माला बनाने की विधि तथा मुहरे बनाने की विधि भली भांति जानते थे। टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता थी। जौहरी वर्ग सोने चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषणों का निर्माण करते थे। इस काल में मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि भी पूर्ण रूप से प्रचलित थी और हड़प्पावासी स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की विधि भी जानते थे। हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तन बनाने का निर्माण करने का भी कार्य करते थे। अब मैं बात करता हूं इसके राजनीतिक सैनिक व्यवस्था की, इनकी संस्थाओं की। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें अभी तक पुरातत्वविदों तथा शोधार्थियों द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य और संस्थाओं की प्रकृति समझना काफी कठिनाई का कार्य है। हड़प्पाई स्थलों पर किसी मंदिर के प्रमाण मिले नहीं हैं, अतः हड़प्पा सभ्यता के पुजारियों के अस्तित्व के निशान वहां नहीं मिलते हैं। संभवतः वह लोग प्रकृति की ही पूजा करते रहे होंगे। हड़प्पा सभ्यता संभवतः व्यापारी वर्ग द्वारा शासित थी। यदि हम हड़प्पा सभ्यता में शक्तियों के केंद्रण की बात करें तो पुरातात्विक अभिलेखों द्वारा कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है। कुछ पुरातत्वविद ये बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग नहीं था तथा समाज के हर व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त था। लेकिन कुछ पुरातत्वविद की राय में हड़प्पा सभ्यता में कई शासक वर्ग मौजूद थे, जो विभिन्न हड़प्पाई नगरों में, शहरों में अपना शासन करते थे। बहरहाल युद्ध और युद्ध कला के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। अब मैं धर्म की बात करूं तो टेराकोटा की छोटी छोटी मूर्तियों में महिला के चित्र पाए गए हैं। इनमें से एक छोटी मूर्ति में महिला के गर्भ से उगाते हुए पौधे को दर्शाया गया है। इससे पता चलता है कि हड़प्पाई पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे। पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं। 3 श्रृंगी चित्र में एक योगी की मुद्रा में बैठे हुए व्यक्ति हैं। देवता के एक तरफ हाथी है, एक तरफ बाघ है, एक तरफ गैंडा है तथा उनके सिंहासन के पीछे एक भैंसे का चित्र बनाया गया है। उनके पैर के पास 2 हिरण बैठे हुए हैं। चित्रित भगवान की मूर्ति को पशुपतिनाथ महादेव की मूर्ति माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों और पशुओं की भी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गैंडा था और दूसरा महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला सांड था। अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी इन प्रांतों में पाए गए हैं, जिससे मालूम होता है कि उस समय जादू टोना या झाड़ फूंक जैसी प्रथा भी रही होगी। अब मैं बात करता हूं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 1800 ईसा पूर्व में उसका पतन हो गया था, परंतु उसके पतन के कारण अभी भी विवादित हैं। एक सिद्धांत यह कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया और उसे हरा दिया और कब्जा कर लिया। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में ऐसे कई तत्व पाए गए जिनसे यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता आक्रमण के कारण विलुप्त नहीं हुई थी। बहुत से पुरातत्वविद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्रकृतिजन्य मानते हैं। प्राकृतिक कारण भूगर्भीय और जलवायु संबंधी हो सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक उथल पुथल हुई होगी,
जिसके कारण बड़े स्केल पर भूकंप उत्पन्न हुए होंगे और सब कुछ तहस-नहस हो गया होगा। एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलने के कारण बाढ़ आ गई होगी या फिर बाढ़ या सूखे के कारण खाद्य उत्पादन बंद हो गया होगा और इस संकट से उबरने के लिए पलायन हुआ हुआ। प्राकृतिक आपदाएं थी या युद्ध था या महामारी थी, किसके कारण घाटी की सभ्यता का पतन हुआ, इसका कोई भी निश्चित कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। लेकिन सच यह है कि एक विकसित और व्यवस्थित सभ्यता का पतन हो गया था, जिसका जुड़ाव सीधे सीधे भारतीय इतिहास के साथ है, भारत के साथ है, भारतवर्ष के साथ है। आगे मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा और इनके नगरों के बारे में विशेष रूप से उल्लेख करूंगा। आप इसको यहीं विराम देता हूं। आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी टीम को प्रोत्साहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।